अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर है 5 प्रोक्रियोटे। उसमें हमारे पास फिजिकल मेथड्स रह गया था, तो फिजिकल मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टीरिलाइजेशन क्या है। स्टीरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट को यूज करने का प्रोसेस स्टीरिलाइजेशन है, जो क्या है ऑल लाइफ फॉर्म्स की डिस्ट्रक्शन है। इट इज यूज्ड टू स्टीरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रिजर्वेंस ऑफ फूड। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीरिलाइज जर्म से पाक करने के लिए, प्रिजर्वेंस ऑफ फूड और फूड को बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताकि उन पर हमला ना कर दें, उसको नुकसान ना पहुंचा दें, तो इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। रेडिएशंस को यूज़ करें 300 नैनोमीटर से बिलो, जैसे कि गामा रेस की हमारे पास वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से बिलो होती है, तो वो हमारे पास माइक्रोब्स को किल करने में इफेक्टिव होते हैं। हीट सेंसिटिव जो हमारे पास हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं, उनको भी स्टीरिलाइज कर सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से। पास्चराइजेशन क्या है? पास्चराइजेशन इज प्रोसेस ऑफ किलिंग द माइक्रोब्स एट हाई टेम्परेचर टू किल नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। पास्चराइजेशन हमारे पास माइक्रोब्स को हाई टेम्परेचर पर क्लीन करने का प्रोसेस है। अगर मिल्क को पास्चराइज करना हो तो कैसे करते हैं कि 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए हम हीट करते हैं, और फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट्स के लिए हीट करते हैं, तो हमारे पास मिल्क पास्चराइज हो जाता है, स्टोरेबल हो जाता है। फूड को प्रिजर्व करना हो सेवरल वीक्स के लिए तो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस काफ़ी है सेवरल डेज के लिए। अगर सेवरल वीक्स के लिए करना है, सेवरल डेज के लिए 10 to 15, सेवरल वीक्स के लिए -10 to -18, -10 to -18। फूड को डिहाइड्रेशन से भी हम कर सकते हैं प्रिजर्व, और इसका हमारे पास दूसरा तरीका होता है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, जैसे कि कोई एसिड वगैरह ऐड कर दिया। जोसेफ लिस्टर कौन था हमारे पास? इसने फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीसेप्टिक्स को यूज़ किया था, और इसने हमारे पास क्या किया था? माइक्रोब्स को किल करना, स्टेरिलाइज करना, हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना किया था। एसिड्स कैसे वर्क करते हैं? पीएच को लो करते हैं एसिड हमारे पास। पीएच जब लो होगी तो बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। और सार्स क्या करते हैं? वाटर कंसंट्रेशन को लो करते हैं, जिससे हमारे पास बैक्टीरिया ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हीट को भी स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मॉइस्ट हीट है तो वो क्या करती है? बैक्टीरिया की प्रोटीन्स को कोagulate करती है। और अगर हमारे पास क्या है, ड्राई हीट है, तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बैक्टीरिया के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से वो डेथ हो जाते हैं। उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बैक्टीरिया सेल इनवेलप हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जिसमें स्लाइम और कैप्सूल आ जाता है, सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कभी कभी हम सेल मेम्ब्रेन को निकाल लेते हैं बैक्टीरियल सेल इनवेलप में से, और उसे कंसीडर करते हैं प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा। इनवेरिएबल स्ट्रक्चर जो हमारे पास सेलुलर हो स्ट्रक्चर में इनवेरिएबल स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि जो चेंज ना हो, उनमें सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हर बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, राइबोसोम्स और न्यूक्लियाइड है। जबकि जो वेरिएबल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सेल वॉल, कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, प्लाज्मा एंड पिल्लाई है। फ्लैजेला की बात करें तो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है, जो कि बेसल बॉडी पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के नीचे। बेसल बॉडी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिस्क अकर होती है। हुक की बात करें तो हुक ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल बॉडी से हुक ओरिजिनेट होता है, विच टर्मिनेट्स इनटू फिलामेंट, जो फिलामेंट्स में टर्मिनेट होता है। ये फ्लैजेलन प्रोटीन का बना होता है और हेल्प करता है मोटालिटी में। इसका प्राइमरी फंक्शन मोटालिटी है, लेकिन कीमोटैक्सिस और फोटोटैक्सिस में भी हेल्प कर सकता है। Chemotaxis is the movement due to reception of chemicals, और phototaxis movement due to reception of light। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में मोटालिटी फ्लैजेला की वजह से नहीं होती, बल्कि गैस वेसिकल्स की वजह से होती है, और इसे कहते हैं ग्लाइडिंग। इस मूवमेंट को कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। फ्लैजेला बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। फ्लैजेला की बात करें तो या तो बैक्टीरिया एट्राइकस होंगे जिनमें फ्लैजेला नहीं होती, जैसे कि कोकाई, या ट्राइकस होंगे जिनमें फ्लैजेला होती है। अगर ट्राइकस होंगे तो उसकी एग्जांपल है, उसकी जो हमारी क्लासिफिकेशन आती है मोनोट्राइकस के सिंगल फ्लैजेला हो। बैक्टीरिया में अगर सिंगल फ्लैजेला होगा तो उसे कहेंगे मोनोट्राइकस। अगर तो एक पोल पे होगा उसे यूनिपोलर मोनोट्राइकस कहेंगे, और अगर दोनों पोल्स पे होगा तो उसे बाइपोलर मोनोट्राइकस कहेंगे। उसके बाद बाइट्राइकस आ जाता है, जिसमें दो फ्लैजेला होते हैं। अगर दोनों फ्लैजेला एक पोल पे हैं तो यूनिपोलर बाइट्राइकस, और अगर दोनों पोल पे हैं तो बाइपोलर बाइट्राइकस। एम्फीट्राइकस की बात करें तो इसमें टुफ्ट फ्लैजेला, टुफ्ट से मुराद होता है गुच्छा फ्लैजेला का गुच्छा क्या हो, दोनों पोल पर हो, तो उससे कहते हैं एम्फीट्राइकस। और अगर फ्लैजेला का गुच्छा एक साइड पर हो तो उसे कहते हैं लोफोट्राइकस। जबकि जो पेरिट्राइकस है वो कंडीशन है जिसमें पूरी सरफेस पर फ्लैजेला पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। फ्लैजेला क्या करता है? मोर्टेलिटी काज करता है। कितने रोटेशन से, कितने एंगल की रोटेशन से? 360 की एंगल की रोटेशन से हमारे पास मोर्टेलिटी काज करता है। फ्लैजेला नॉन कोरेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है।
इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 20 माइक्रोमीटर और जो डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर। और हमारे पास पिलाई की बात करें तो पिलाई क्या होते हैं, दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये नॉन हेलिकल होलो अपेंडेजेस होते हैं, जबकि जो फ्लैजेला होते हैं फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं। ये पाइलन प्रोटीन के बने होते हैं, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मोटालिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। पिल्लाई आर स्मॉलर इन साइज देन फ्लैजिला, फ्लैजिला से स्मॉलर इन साइज होते हैं। ये इन जो हमारे पास प्लाज्मिड्स हैं वो पिलाई के फंक्शन को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। उसके बाद बात करें पिलाई, पिलाई के दूसरा फंक्शन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सर्फेसिस है। पिलाई को हम फिम्ब्रे भी कहते हैं। ट्रांसक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कंजुगेशन क्या है, ये तीन फिगर्स आ जाती हैं। तो ट्रांसक्शन है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फेज वायरस, जो हमने फेज बैक्टीरिया फेज की लाइफ साइकिल में पढ़ा था, जो एक्सचेंज होता है लाइसोजेनिक साइकिल में वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, उसे ट्रांसक्शन कहते हैं। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, पूरे जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जबकि जो थोड़ा सा जो एक्सचेंज है विद हेल्प ऑफ फेज वायरस उसे ट्रांसक्शन कहते हैं। जबकि जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ पिलाई उसे कहते हैं कंजुगेशन। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन माइकोप्लाज्मास के अलावा ये हमारे पास क्या बात है, तमाम बैक्टीरिया में होती है। माइकोप्लाज्म में ये हमारे पास कहाँ पाई जाती है, ये आउटर होती है, आउटर लेयर सबसे होती है। जबकि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनमें ये क्या होती है, सेल वाल के नीचे पाई जाती है। इसमें स्टीरोल नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास स्टीरोल पाए जाते हैं। और यही वजह है कि हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक डिफरेंस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकेरियोटिक। उसके बाद बात करें तो जो हमारे पास बाकी जो हमारे पास कंपोजिशन आती है वो सेल मेम्ब्रेन की बैक्टीरियल और जो यू हमारे पास यूकेरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है बाकी कंपोजिशन सेम होती है। ये जो हमारे पास इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है उसे मेसोसोम्स कहते हैं। मेसोसोम्स को इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास रोड लाइक इन्वेजिनेशन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन में। तो हम कह सकते हैं कि जो मेसोसोम्स हैं वो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। इन मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो, और वो एंजाइम्स भी होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मेसोसोम्स हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन और रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया डिप्लॉयड होते हैं सेल डिवीजन में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बात करें राइबोसोम ग्रैनुलर ऑर्गेनेलीज हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। 30 + 50s दो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर और लार्जर, दोनों मिलकर 70s राइबोसोम्स बनाते हैं जो कि यूकेरियोटिक राइबोसोम से स्मॉलर होते हैं। उसके बाद बात करें कि जो कुछ राइबोसोम्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से लूजली अटैच्ड होते हैं। हर हेल्दी ग्रोइंग सेल में हमारे पास क्या होता है, थाउजेंड ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है। मेसोसोम्स हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम में भी इन्वॉल्व होते हैं। मेसोसोम्स का फंक्शन है। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, इसमें साइटोस्केलेटन नहीं होता। और इसका क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स न्यूक्लियाइड और एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है हमारे पास, प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसमें रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। मोस्टली यूज एज a vector in genetic engineering, it produce more pathogenicity due to resistant genes, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं तो ये मोर पैथोजेनिसिटी हमें बैक्टीरिया को देता है। इसमें ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स और हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स पाए। स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ग्लाइकोजन, प्रोटीन, फैट ड्रॉपलेट्स, फास्फोरस और सल्फर आ जाता है। जो स्टोर्ड वेस्ट हैं उसमें अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड आ जाता है। ग्लाइकोकैलेक्स लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का जो हमारे पास, इट इज आउटर कवरिंग, ये हमारे पास आउटर कवरिंग होती है दैट कवर्स आउटसाइड ऑफ बैक्टीरियल सर्वाल के आउटर पाई जाती है। कैप्सूल क्या होता है, ये कंडेंस लेयर होता है और ये सलवार से टाइटली एसोसिएटेड होता है। जबकि जो स्लाइम होता है वो लूज सोलबल शीट है जो हमारे पास लूजली अटैच होता है। और इसी वजह से जो स्लाइम है वो शेड भी कर जाता है, वो झड़ भी जाता है हमारे पास बैक्टीरिया से अगर उसे जोर से क्या कहते हैं शेक किया जाए। उसके बाद बात करें तो जो हमारे पास कैप्सूल है गमी नेचर देता है सेल्स को। कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आती है कि रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं, या तो प्रोटीन के बने होते हैं, या दोनों के भी बने हो सकते हैं। जबकि जो हमारे पास सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो हमारे पास लेयर्स की अरेंजमेंट है, तो सबसे आउटर स्लाइम होगी, फिर कैप्सूल और फिर हमारे पास सलवार और फिर सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है। स्लाइम स्लिमी नेचर होती है लेकिन अटैच लूजली होती है। ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करती है।
और इसीलिए पैथोजेनिसिटी को इन्हांस करती है। पैथोजेनिसिटी को दो चीज़ें इन्हांस करती हैं, प्लाज्मिड और स्लाइम। स्लाइम किस लिए कैसे इन्हांस करती है? फागोसाइटोसिस से प्रिवेंट करके, जो जबकि जो हमारे पास वो हमारे प्लाज्मिड होते हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके इन्हांस करते हैं। उसके बाद बात करें तो इन्हें बायोफिल्म्स भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड और ग्लाइकेन यानी कि शुगर्स, दो लफ्ज़ से डिराइव किया गया है। इसके सिनोनिम में म्यूरेन और म्यूकोपेप्टाइड आ जाते हैं। ये मरूज़ी भी पिछले साल आ चुकी है कि पेप्टाइडोग्लाइकन का सिनोनिम क्या है या पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम क्या है, तो म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड। और ये इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म हुआ। तीसरे पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे इंशाअल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।